नमस्ते। कैसे आप सभी, उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, आज है चैप्टर 10 का क्या नाम है? प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। क्या नाम है? प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। तो सर्वप्रथम हम पहला टॉपिक हमने लिया है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश टॉपिक का चैप्टर का नाम है क्या? जनजीवन मरुस्थल। और मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम मरुस्थल का मतलब पहले समझ लेते हैं। मरुस्थल का मतलब ये हुआ कि जिन स्थानों पर, जिन जगहों पर वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण ज्यादा होता है, उन स्थानों को, उन जगहों को हम मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये समझ लेते हैं, अब यहाँ मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या होता है? यहाँ पर आंधियां चलती हैं, आंधियां, धूल की आंधियां चलती हैं, जो तेज हवाएं चलती, धूल की आंधियां चलती हैं। इसलिए यहाँ पर मतलब कि रेतीली आंधियां चलती हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ पर जो अच्छी भूमि होती, वो भी रेतों के साथ साथ वो भी उड़ उड़ के एकदम बेकार हो जाती है। वहां पर एकदम रेतीली भूमि पाई जाती है, इसलिए इनको हम मरुस्थलीय प्रदेशों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्ण मरुस्थल किसे कहते हैं? उष्ण मरुस्थल किसे कहते हैं? जो ये उष्ण मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के महाद्वीपों में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के महाद्वीपों में ये मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर ये लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इससे कम भी होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन स्थानों में लगभग माना कि कभी कभी 58 सेंटीग्रेड तक वो ठंडा गर्मी होने लगती है, कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाती है ठंडी। इसलिए इस ऊंचा नीचा तापमान के कारण इनको उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम जान लेते हैं वनस्पतियां कैसी हैं। यहाँ की वनस्पतियां कैसी हैं? यहाँ की वनस्पतियां वैसी पाई जाती हैं जिनका पत्ते जो है एकदम चिकने होते हैं, और जो पत्तियां होती हैं मोटी होती हैं, और जो टहनियां होती हैं उनकी जो छाल होती है, मतलब पेड़ों की जो छालें होती हैं, वो भी काफी मोटी होती हैं, जिससे पानी को वो सोख कर रखती हैं। ये जो पेड़ होते हैं, यहाँ पर जो पेड़ वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनकी जड़ें काफी सीधी, एकदम सीधी होती है और काफी गहरी तक पहुंच जाती हैं, जिससे अपना जीवन यापन, मतलब पानी का जो नमी सोख के अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे, जैसे कुछ पेड़ पौधे वहां पर, जैसे माना कि कोई नहरें हैं, फिर नदियां हैं, तालाब के किनारे उग जाते हैं, जो दूर से देखने में एक उद्यान की तरह दिखाई, बगीचे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको हम मरु उद्यान के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन ये भी समझ में आया कि जैसे दूर से देखने में, जैसे माना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मरु उद्यान किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि मरुस्थलों में जो बगीचे के रूप में दिखाई देने वाला ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं जो देखने में बगीचे की तरह दिखते हैं, जिसको हम मरुद्यान कहते हैं। इनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं? प्रमुख होते हैं, जैसे खजूर का हुआ, चीड़ का हुआ, आदि आदि पेड़ यहाँ पर पाए जाते, जिनकी जड़ें काफी गहरी तक होती हैं और पेड़ लंबे होते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि जो पेड़ सीधे होते हैं उनकी जड़ें भी एकदम सीधी होती हैं, और जो पेड़ होते हैं मतलब कि चौड़ाई में जाते हैं, छछड़े हुए होते हैं, वो उनकी जड़ें भी छछड़ी हुई होती हैं। इतनी बात आप अलग से समझ लीजिए। ठीक है, अब जीव जंतु, आप यहाँ सोच लीजिएगा कि जीव जंतु यहाँ पर कैसे होंगे। यहाँ के जीव जंतु भी यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं जो देर तक, दिन तक पानी न मिले उनको तब भी रह पाए। यहाँ पर ऊंट ज्यादा अधिक जनसंख्या में पाया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये भी आपने सुना होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो आप पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि जो ऊंट होता है इसके कुबड़ पे एक वसा इकट्ठा होती है। आपने देखा होगा कि ऊंट जो है इस तरीके का होता है, ऐसे जैसा भी है इसका मुंह, ऐसे कैसे माना ये मुंह है इसका,
ये माना कुबड़, कुबड़ आप कुबड़ देखिए, जो हम समझाने का प्रयास करें वो आप देखिए बस। जैसे ये जो कुबड़ होता है, यहाँ पर वसा इकट्ठा होती है, वसा इकट्ठा होती है जो ऊंट के को पानी की पूर्ति करती रहती है। इसलिए ऊंट जो है बहुत दिन तक, काफी दिन तक अपने अपना जितना भी दिन रह पाए, हमको क्लियर पता नहीं कितने दिन तक रह पाता है, लेकिन काफी दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं, जो रेतीली भूमि में, रेतीले भूभागों में, रेतीली जमीन पर चलने के काबिल होते हैं। और देर तक ये बिना पानी पिए रह भी सकते हैं, और इनके पैर गद्देदार होते हैं जो रेतुलों में चल पाने के काबिल होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम यहाँ का मानव जीवन कैसा है। यहाँ का मानव जीवन कैसा है? यहाँ का मानव जीवन वर्षा कमी के कारण उपयुक्त जलवायु उतनी अच्छी नहीं है, ना ही उतनी अच्छी सरकारी व्यवस्था है, ना ही उतना अच्छा वैज्ञानिक व्यवस्था है, वहाँ का कुछ भी नहीं है। अभी भी यहाँ पर पानी की कमी के कारण ये लोग काफी कम मात्रा में, वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ पर एक बद्दू जनजाति पाई जाती है और बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये जो बद्दू जनजाति होती है, ये खास तौर पर शिकार करके ही अपना जीवन यापन करती है। लेकिन बुशमैन जो है, बद्दू जनजाति अपना कृषि पर निर्भर है, कृषि पर या फिर जानवरों को अपना पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन, यहाँ के ये जो बद्दू जनजाति है, ये पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो बुशमैन लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना समझा कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में जैसे आप अच्छे से कहानी की तरह समझ लेंगे कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पन ज्यादा होता है, लेकिन कि जो भी धरातल में पानी रहता है वो भी धूप या गर्मी के कारण वो भी भाप बनकर उड़ जाता है। और यहाँ पर हमेशा रेतीली आंधियां चलती हैं। इतना 3 से 4 लाइन लिख देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस मॉनसून के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं, जहाँ कम से कम 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर दिन में माना 58 सेंटीग्रेड तापमान हुआ तो रात में पता लगा 0 सेंटीग्रेड हो गया तापमान। इतना अंतर पाया जाता है। वनस्पतियों के बारे में हमने बताया कि यहाँ की वनस्पतियां जो होती हैं, इनके पत्ते चौड़े होते हैं, पत्तों में कांटे होते हैं, और जो पेड़ों की छालें होती हैं वो मोटी होती हैं, जिससे और इनके जो पेड़ होते हैं, पेड़ काफी नीचे तक जड़े होती हैं, जिससे वो अपना नमी प्राप्त करते रहते हैं, जिससे उनका जीवन यापन आराम से चलता रहता है। उसके बाद जीव जंतु के बारे में हमने बताया। यहाँ के जीव जंतु कौन से हैं? मेन यहाँ का जीव जो है कौन सा है? ऊंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक जनसंख्या होती है, क्योंकि यह जीव जंतु जो होता है, ये जो ऊंट जीव होता है, ये बहुत दिन तक पानी बिना पी के रह सकता, क्योंकि इसके कुबड़ में वसा होती है जो ऊंट को पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनाए रखती है। ठीक है, उसके बाद मानव जीवन यहाँ का कैसा है? मानव जीवन भी यहाँ का कुछ खास नहीं है। पानी की कमी होने के कारण नदियां भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वहाँ के लोग कृषि करके भी अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति पाई जाती है और बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जो बद्दू जनजाति है ये तो सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर होती है, लेकिन बुशमैन जनजाति जो होती है ये पशुपालन पर निर्भर होते हैं। ये लोग अपने पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन जो पशुपालन वाला जिसका व्यापार है बुशमैन लोगों का, ये जो है अपने एक जगह देखा, माना कि कोई वहां पर हरा भरा नहीं है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक अपने चारवों को, अपने गाय भैंसों जो भी उनके जानवर हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक दिन ब दिन कुछ दिन रुक के इकट्ठा नहीं रख पाते, क्योंकि वहां पर उपयुक्त रूप से उनके जितना उनको चारा चाहिए वहां एक जगह नहीं मिल पाता है। इसलिए ये लोग
बकरियों के खाल में पानी ले जाते हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे बकरियों के खाल में रखते हैं या फिर ऊंट के खाल में रखते हैं पानी, तो काफी दिन तक वो ठंडा रहता है। इसलिए अपनी सुविधा के लिए बकरियों के खाल में या ऊंट के खाल में पानी रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।